हाय एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। दिस इज शैलेंद्र पांडे और फिजिक्स एजुकेटर। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर में। सबसे पहली बात ह्यूमन आई के बारे में। ह्यूमन आई क्या होता है? तो ऊपर वाले ने हम लोग को एक ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना। तो ये सभी के पास ह्यूमन आई प्रेजेंट है और इसी ह्यूमन आई के बारे में प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ह्यूमन आई का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें काफी सारे देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स भी हैं। अगर हम लोग फ्रंट पोर्शन को देखें तो ये देखिए कॉर्निया है। इसके बाद यहाँ पर ये पोर्शन देखिए आइरिस कहलाता है। फिर ये देखिए आई लेंस है, जो कि एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, कन्वर्जिंग होता है। कॉर्निया और लेंस के बीच का ये जो स्पेस है, इसको यहाँ पर जो लिक्विड भरा होता है इसको एक्वस ह्यूमर बोलते हैं और इसको एंटीरियर चैम्बर भी कहा जाता है इस स्पेस को। जबकि यहाँ पर ये आपका आई लेंस है और पीछे वाला ये जो स्क्रीन होता है, इस स्क्रीन को हम लोग रेटिना बोलते हैं। और इसी रेटिना पर हम लोग का जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज फॉर्म होती है। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो रेटिना की जस्ट आउटर जो कवरिंग है वो देखिए फोविया है, देन कोरॉइड है, देन आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको स्क्लेरा कहा जाता है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पर अगर इमेज क्रिएट हो जाए तो फिर वो इमेज हमें दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब उसके जो सिग्नल्स हैं वो ब्रेन तक नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ना तो वहां पर रॉड सेल्स हैं ना तो कोन सेल्स हैं। ठीक, तो उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। और ब्लाइंड स्पॉट से ले जाकर के रेटिना को कनेक्ट करने का काम करता है ऑप्टिक नर्व्स। तो ये यहाँ पर देखिए ऑप्टिक नर्व्स होता है जो कि ब्रेन तक ले जाता है, यानी कि जो भी विजुअल इंफॉर्मेशन, जो भी विजुअल इमेज हम लोगों ने देखा है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है ऑप्टिकल नर्व्स। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आई लेंस को अपनी पोजीशन में रखता है ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो प्यारे बच्चों, ह्यूमन आई क्या है? अवर आई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। यही वर्ड मैंने यूज किया था कि हम लोग की जो आईज है वो एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ऑप्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड विद लाइट। ऑप्टिकल का मतलब होता है रिलेटेड विद लाइट। और इंस्ट्रूमेंट का क्या मतलब है ये आप लोग बेहतर समझते हैं, यानी कि कोई भी ऐसा नेचुरल इंस्ट्रूमेंट जो कि लाइट से रिलेटेड है, तो वो हम लोग की आईज है। और हम लोग की आईज का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट की एक क्लियर सेपरेट इमेज क्रिएट करना, ताकि हम लोग उसको इजिली देख पाए। सो इट हैज नियरली स्फेरिकल शेप, यानी कि हम लोग का जो ह्यूमन आई होता है वो लगभग लगभग एक स्फीयर के शेप का होता है। बट एग्जैक्टली प्यारे बच्चों ये स्फीयर के शेप का नहीं होता है। तो आप सभी लोग इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कोशिश करिएगा इस तरह का आप ह्यूमन आई का रे डायग्राम बहुत अच्छे से यहाँ पर बना पाए। और एक एक पॉइंट को इसके जो है आप एक्सप्लेन करिएगा, यानी कि एक एक चीज जो यहाँ पर जैसे मैंने बनाया है और जैसे यहाँ पर एक एक का नेमिंग लिखा हुआ एक एक पार्ट का, वो नेमिंग भी प्यारे बच्चों आप लोगों को आना चाहिए। ये आप लोगों को बनाने को आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। फिलहाल यहाँ पर देखिए एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई एंड देयर फंक्शन। हम लोग एक एक करके ह्यूमन आई में जो जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ उनका क्या फंक्शन है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। किसी भी ह्यूमन आई में आप चेक करिए, ये जो फ्रंट पोर्शन होता है, ये जो फ्रंट पोर्शन होता है जिसके थ्रू जो लाइट रेज है वो ह्यूमन आई में पहुंचेंगी, उसी फ्रंट सरफेस को बोलते हैं हम लोग कॉर्निया। सो द फ्रंट ऑफ द आई इज कवर्ड बाय अ ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा ये कैसा मेम्ब्रेन है? इट इज अ ट्रांसपेरेंट spherical membrane called cornea. Light enters the eye through this cornea. लाइट जो है इसी कॉर्निया से होते हुए प्यूपिल के सहारे अंदर जाती हैं। अभी हम लोग आगे बात करेंगे प्यूपिल क्या है। द स्पेस बिहाइंड द कॉर्निया इज फिल्ड विद अ क्लियर लिक्विड नोन एज एक्वस ह्यूमर। यानी कि कॉर्निया के जस्ट पीछे जो लिक्विड भरा हुआ होता है प्यारे बच्चों, उसी लिक्विड को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक्वस ह्यूमर है, यानी कि कॉर्निया और आई लेंस जो है इसकी जस्ट बीच का ये जो स्पेस है, उसको वहां पर जो लिक्विड भरा हुआ है वो एक क्लियर लिक्विड है, दैट इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। अब अगला जो पार्ट है दैट इज आइरिस एंड प्यूपिल। अभी कॉर्निया एक्सप्लेन करते समय मेरे मुंह से आइरिस नाम निकला था। तो आइरिस और प्यूपिल जो होते हैं ये आने वाली लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, है ना। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिर आइरिस क्या है। तो प्यारे बच्चों, आइरिस इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायाफ्राम
which has a small circular opening in its middle. The central circular aperture of the iris is called pupil. यानी कि जो हम लोग का ये कॉर्निया है, इसके अंदर जब जाएंगे तो वहां पर आपको प्यूपिल मिलेगा, और ये जो प्यूपिल होता है ये एक छोटा सा स्मॉल सा होल होता है जिसके थ्रू लाइट रेज अंदर की तरफ जाती हैं. सो प्यूपिल का काम क्या है? इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट रेज एंटरिंग द ह्यूमन आई. भाई हमारी आईज में जितनी ज्यादा लाइट रेज जाएंगी हमको इमेज वहां पर उतना क्लियर बनेगा, है ना. तो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट हमें चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. तो ये जो स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग मिडिल में होता है उसी को हम लोग प्यारे बच्चों प्यूपिल कहते हैं, है ना. अब दूसरा एक इसी का एक सपोर्टर है, आप समझ लो, जिसका नाम है आइरिस. द आइरिस regulates the amount of the light entering the eye by adjusting the size of the pupil. यानी कि एक टर्म है आइरिस और एक टर्म है प्यूपिल. तो जो होल होता है ह्यूमन आई में, जो स्मॉल सा होल होता है ह्यूमन आई में, उसको हम लोग कहते हैं प्यूपिल. और इस प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आइरिस. तो आप एक स्टेटमेंट दिमाग में अपने रखिएगा हमेशा के लिए, आइरिस कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल. जब आइरिस प्यूपिल के साइज को बढ़ा देता है तो आने वाला लाइट का इंटेंसिटी बढ़ जाता है, और अगर जब वो उसके साइज को घटा देता है तो जो लाइट रेज आईज में एंटर कर रही है उसकी इंटेंसिटी जो है वो प्यारे बच्चों घट जाती है. दिस इज एक्सप्लेन्ड बिलो. अब आइए हम लोग जरा फंक्शन को समझते हैं. आइरिस का फंक्शन क्या है? तो आइरिस में व्हेन लाइट इज वेरी ब्राइट, जब कभी भी बहुत ही ब्राइट लाइट होती है तो हमारी आईज अपने आप जो है वो छोटी हो जाती हैं. तो उस समय ये जो आइरिस है वो प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा लाइट वहां पर आ रही है. तो देखिए लिखा है when the light is very bright as on sunny day, the iris makes pupil to contract. iris जो है वो pupil को contract करा देता है. as a result the amount of the light entering the eye decreases, जिसकी वजह से हमारी आईज में जाने वाली जो लाइट है वो डिक्रीज हो जाती है. तो ऐसा तब होता है जब सनी डे होता है, यानी कि सन की लाइट कहीं से आ रही है एकदम क्लियर, है ना. तो वहां पर आप क्या करेंगे, जो आइरिस होगा वो प्यूपिल के साइज को डिक्रीज करा देगा. तो प्यूपिल जब छोटा हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ लाइट जो हमारी आईज में अंदर जा रही है वो आप समझ लीजिए कम हो जाएगी. फिर व्हेन द लाइट इज डिम, जब हम लोग किसी अंधेरे कमरे में घुसते हैं जहां पर लाइट डिम होती है, तो उस समय क्या करेगा, आइरिस प्यूपिल के साइज को बढ़ा देगा. जब ये साइज को बढ़ा देगा तो आने वाला जो लाइट है, जो लाइट एंटर कर रहा है उसके अंदर, वो एक्सपेंड हो जाएगा, यानी कि वो बढ़ जाएगा. अमाउंट ऑफ लाइट यानी इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल इंक्रीज. तो देखिए लिखा है द आइरिस makes the pupil to expand, as a result more light can enter the eye. इसकी वजह से हम लोग की आईज में ज्यादा लाइट प्यारे बच्चों एंटर कर जाएगी. क्लियर. तो सबसे पहला पार्ट क्या था? कॉर्निया. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों आइरिस एंड प्यूपिल. ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. ये भी पता होना चाहिए प्यूपिल का क्या काम है और आइरिस का क्या काम है. डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में. Pupil is the small hole in the center part of the eye lens through which the light rays enters the human eye. Clear? और iris क्या होता है? Iris controls the size of pupil by increasing and decreasing its size. तो उसके साइज को कंट्रोल करता है ताकि हमारी आईज में जाने वाली लाइट की इंटेंसिटी को हम अपने हिसाब से बढ़ा सकें या अपने हिसाब से घटा सकें प्यारे बच्चों. अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज आई लेंस. हम लोगों की आईज में ये देखिए यहाँ पर लेंस होता है. ये देखिए इस पोर्शन पर यहाँ पे आपको देखो लेंस दिखा रहे हैं, ये ब्लैक वाला. तो ये हमारा आईज का लेंस है जो कि एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है. तो ह्यूमन आई में जो लेंस है वो प्यारे बच्चों कौन सा है? दैट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, और वी कैन से इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल. जो हम लोग का आई लेंस होता है वो जेली लाइक मटेरियल से मिलकर बना होता है. द आई लेंस इज हार्ड एट द मिडल एंड ग्रेजुअली बिकम सॉफ्ट टुवर्ड्स द आउटर एज. यानी कि ये जो आई लेंस है ये सेंटर पर हार्ड होता है और आउटर एजेस जो उसकी है वो सॉफ्ट होती है. द आई लेंस इज हेल्ड इन पोजीशन बाय सिलियरी मसल्स. आई लेंस अपनी पोजीशन में होता है सिलियरी मसल्स के थ्रू, और ये सिलियरी मसल्स क्या करती हैं? आई लेंस के साइज को, इस आई लेंस को ऐसे मोटा या पतला करने का काम करती हैं सिलियरी मसल्स.
क्लियर, इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो देखिए लिखा है द कर्वेचर एंड देयरफॉर द आई लेंस मे बी चेंज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सिलियरी मसल्स। तो यहां पर ये जो सिलियरी मसल्स हैं, वो सिलियरी मसल्स क्या करती हैं, इस आई लेंस को अपनी पोजीशन में होल्ड करती हैं। तो ये आप समझ लो आई लेंस को सपोर्ट करती हैं ऊपर और नीचे से, और यहाँ बीच में आई लेंस रखा होता है। क्लियर, इस तरीके से सपोर्टिंग का काम करती हैं प्यारे बच्चों। और ये आई लेंस के साइज को घटा या बढ़ा भी सकती हैं। तो आप समझ लीजिए अगर आई लेंस ये ऐसा है तो ये आई लेंस के साइज को ऐसा भी कर सकती हैं जरूरत पड़ने पर। क्लियर, तो ये आई लेंस के साइज को इस तरीके से बढ़ा भी सकती हैं और इस तरीके से घटा भी सकती है, लाइक दिस। क्लियर, इसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। वी से इट, मैं लिख रहा हूं, that is known as power of accommodation। मतलब ह्यूमन आई जो होता है हमारा, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसके साइज को घटाया या बढ़ाया जा सकता है प्यारे बच्चों। अब घटाने बढ़ाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो आई लेंस के सामने कहीं भी हो सकता है ना, कितनी भी डिस्टेंस पर हो सकता है। कॉन्वेक्स लेंस के केस में हम लोगों ने 6 तरह के रे डायग्राम्स पढ़े हैं, ये आप सबको बहुत अच्छे से पता है। और ऑब्जेक्ट बोलो किसी भी कंडीशन में हो सकता है आंखों के सामने हमारे, ठीक, और उसकी इमेज हम लोग फॉर्म करते हैं। तो इमेज तो रेटिना पर फॉर्म होता है, अभी आप आगे पढ़ने वाले हो। क्लियर, तो इमेज का जो डिस्टेंस है लेंस से वो फिक्स्ड है, यानी v जो है वो फिक्स्ड है, बट u चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी हो सकता है, तो उसके हिसाब से फोकल लेंथ जो है बार बार चेंज करना पड़ता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब इट इज द पावर ऑफ द आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आइए अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट पार्ट इज रेटिना। तो हम लोग की ह्यूमन आई में, देखो ये लेंस है, ह्यूमन आई में जो पीछे वाला ये जो पोर्शन होता है जहां पर इमेज फॉर्म होती है, दैट इज कॉल्ड रेटिना। तो रेटिना एक तरीके की आप समझ लीजिए स्क्रीन की तरह बिहेव करता है जिस पर इमेज फॉर्म होती है। अब आप खुद सोच करके मुझे बताओ, अगर इमेज स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है प्यारे बच्चों, तो ये इमेज कैसी रही होगी? दिस मस्ट बी रियल एंड इनवर्टेड इमेज। अगर इमेज जो है वो स्क्रीन पर फॉर्म हो रही है तो वो इमेज कैसी होनी चाहिए? दैट मस्ट बी रियल एंड इनवर्टेड। अब आइए देखते हैं, द इनसाइड सरफेस ऑफ द रियर पार्ट ऑफ द आई बॉल where light entering the eye is focused is called retina। उसी पीछे वाले पार्ट को, आई बॉल के पीछे वाले पार्ट को जहां पर इमेज फॉर्म होती है, उसको हम लोग प्यारे बच्चों रेटिना कहते हैं। द सरफेस of the retina consists of 125 million लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर्स, यानी कि लाइट पर डिपेंड होने वाले, लाइट की वजह से अपनी एक्टिविटी को शो करने वाले लगभग 125 मिलियन लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। और इन्हीं रिसेप्टर्स को हम लोग रॉड्स या कोन्स कह सकते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर नेम्ड एज रॉड्स और कोन्स। देखिए रॉड्स और कोन्स का फंक्शन क्या है? इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रॉड सेल्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी के लिए सेंसिटिव होते हैं रॉड सेल्स। और कोन सेल्स जो होते हैं दे आर सेंसिटिव टू डिफरेंट कलर्स ऑफ द लाइट। तो अगर आप अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई को घटाओगे बढ़ाओगे तो इस चीज को सेंस करने का काम रॉड सेल्स करेंगे, और जो कलर होते हैं डिफरेंट उनको सेंस करने का काम, उनका जो सेंसेशन क्रिएट होता है उसको क्रिएट करने वाला कोन सेल्स होते हैं। सो रॉड्स एंड कोन्स, ये मैंने यहाँ कोड्स लिख दिया है बट इट इज कोन्स, रॉड्स एंड कोन्स, लाइक दिस। तो ये दो तरीके के सेल्स होते हैं, एक इंटेंसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एक प्यारे बच्चों कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखिए when the light falls on these receptors they send electrical signals to the brain through the optic nerves। यानी कि जब भी प्यारे बच्चों कोई इमेज रेटिना पर फॉर्म होती है, रेटिना क्या है? आपके आई बॉल का ये जो पीछे वाला ये जो स्क्रीन के टाइप का जो बिहेवियर है वो रेटिना का होता है। रेटिना पर जब कोई भी इमेज फॉर्म होती है तो वो कैसी होती है? दैट इज एन इन्वर्टेड इमेज।
क्लियर। और वो जो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही है उस इमेज को हमारे ब्रेन तक भेजने का काम कौन करता है? ऑप्टिकल नर्व्स। क्लियर। तो इसका मतलब रेटिना बहुत ही सेंसिटिव पार्ट हो गया ह्यूमन आई का, जिस पर इमेज बनेगी। कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी, क्योंकि एक स्क्रीन की तरह बिहेव कर रहा है। और इस पर बनी हुई इमेज जो कि इन्वर्टेड है उसको सीधा करने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन। क्लियर। तो यही जो आपने कोई भी ऑब्जेक्ट को देखा और उसकी इन्वर्टेड इमेज हम लोग की रेटिना पर फॉर्म हुआ, उसका एक सिग्नल हम लोग के ब्रेन में जाता है और ब्रेन उसको फिर सीधा करके आइडेंटिफाई करने का काम करता है। नेक्स्ट पार्ट है यहां पर ब्लाइंड स्पॉट। सो गाइज यहां पर बेटा हम लोग कहते हैं यहां पर एक ब्लाइंड स्पॉट होता है। ये वो स्पेस है जहां पर रेटिना और ऑप्टिकल नर्व्स जो है ना वो कनेक्ट हो रही है। तो ये कनेक्शन वाला पॉइंट है, क्योंकि इस ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी रॉड या कोन सेल्स नहीं होते हैं। देयर इज नो रॉड्स और कोन्स एट द पॉइंट वेयर ऑप्टिक नर्व्स ऑफ द आई बॉल गो टू द ब्रेन। यानी कि ऑप्टिक नर्व जो है वो ब्रेन से जिस पॉइंट पर कनेक्टेड होती है वहां पर जो है वो ना तो रॉड सेल्स है ना तो कोन सेल्स है, उसी को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। मतलब देयर विल बी नो इमेज ऑब्जर्व्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर प्यारे बच्चों कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो इफ एनी इमेज इज फॉर्म्ड एट दिस पार्ट ऑफ द रेटिना, then no signal will be sent to the brain. As a result, the object is not seen. This part is therefore called blind spot of the eye. तो इसी को प्यारे बच्चों हम लोग blind spot कहते हैं। कहने का मतलब देखो blind spot वो है जहां पर रेटिना आपका कनेक्ट कराता है ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू ब्रेन की तरफ, है ना। रेटिना और ब्रेन को कनेक्ट करने के लिए ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं इस तरीके की। देखिए यहाँ पर नर्व्स दिखाई पड़ रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये नर्व कनेक्टेड होती है उसी को हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। ब्लाइंड स्पॉट पर ना तो रॉड सेल्स है ना तो कोन सेल्स है, मतलब ना तो वहां इंटेंसिटी का पता चलेगा ना तो वहां पर कलर का पता चलेगा। इसका मतलब उस ब्लाइंड स्पॉट पर अगर कोई भी इमेज फॉर्म होगी तो वो हमें विजिबल नहीं होगी प्यारे बच्चों। क्लियर। नेक्स्ट है हाउ डज द आई वर्क। हम लोग की जो ह्यूमन आई है वो प्यारे बच्चों किस तरीके से काम करती है। तो देखिए कोई भी लाइट रेज अगर आईज में आती है ना, तो सबसे फ्रंट पोर्शन होता है कॉर्निया। फिर उसके पीछे जब आप देखेंगे तो एक्वस ह्यूमर है, उसके भी पीछे देखेंगे तो आई लेंस है, और उसी आई लेंस में प्यूपिल होता है जिसको कंट्रोल करने का काम आइरिस करता है। प्यूपिल में एक होल है, उसी होल के थ्रू जो लाइट है वो आई लेंस में अंदर जाती है। अब आई लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है, तो आने वाली लाइट रेस को वो कन्वर्ज कराता है। कहां पर कन्वर्ज कराता है? रेटिना पर। रेटिना एक स्क्रीन की तरह बिहेव करता है जिस पर रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हम लोग ऑब्टेन करेंगे, और फिर वो जो इमेज है वो जो ऑप्टिकल सिग्नल आपने जो देखा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाने का काम ऑप्टिकल नर्व करता है। फिर ब्रेन उसको आइडेंटिफाई करता है, सीधा करके हमको वो दिखाता है कि भाई ये ऑब्जेक्ट क्या चीज है। क्लियर। यही इतना होने में जो समय लगता है प्यारे बच्चों उसी को बोलते हैं रिएक्शन टाइम। फिलहाल द लाइट कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया एंड द प्यूपिल। The eye lens converges these light rays to form real inverted and highly diminished image on the retina. बहुत ध्यान से देखिएगा, ये रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होगा। क्योंकि अगर छोटे से रेटिना पर इमेज बन रहा है तो ऑब्वियस है बड़े बड़े ऑब्जेक्ट अगर छोटे से रेटिना पर बन रहे हैं तो दैट मस्ट बी हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना। The surface of the retina consists of almost 125 million of light sensitive receptors, जिसको आप रॉड सेल्स या कोन सेल्स कहते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। When light falls on them, यहां पर है when light falls on them, they get activated and generate electrical signals. इन्हीं रॉड सेल्स और कोन सेल्स पर जब लाइट आती है तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स क्रिएट करते हैं। These signals are then sent to the brain by optic nerves, and the observer sees actual sized erect image of the object. क्लियर है। तो इन जो इन्वर्टेड इमेज बनी है उसको इरेक्ट करने का काम किसने किया है? ब्रेन ने किया है। नाउ अब हमसे क्वेश्चन आता है, व्हाई डज इट टेक सम टाइम टू सी ऑब्जेक्ट्स इन डिम रूम व्हेन वी एंटर द रूम फ्रॉम ब्राइट सनलाइट आउटसाइड। प्यारे बच्चों जब हम लोग बाहर धूप से किसी कमरे में अंदर एंटर करते हैं तो आखिर उस कमरे में घुसते ही हमको एकदम से अंधेरा क्यों
फील होता है, क्यों अंधेरा जैसा दिखाई पड़ता है, कोई भी अंदर रखा हुआ ऑब्जेक्ट क्यों नहीं दिखता और कुछ समय के बाद दिखने लगता है। तो प्यारे बच्चों उसके पीछे का देखो रीजन ये है कि जब आप ब्राइट सनलाइट में थे, जब आप बाहर थे, तो आइरिस ने प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था ताकि कम लाइट आपकी आईज में जाए, क्योंकि ऑलरेडी बाहर जो लाइट थी वो बहुत ज्यादा थी। ठीक, जैसे ही आप किसी डिम रूम में एंटर करते हो, अब उस समय जो प्यूपिल था उसका साइज कॉन्ट्रैक्टेड था ऑलरेडी, और जैसे ही आप किसी डिम रूम में एंटर करते हो जहां पे लाइट बहुत ज्यादा नहीं है सनलाइट के कंपैरिजन में, तो वहां पर जैसे ही आप एंटर करोगे तो अब यही आइरिस क्या करेगा, प्यूपिल के साइज को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा भाई, क्योंकि हमको अंदर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, लाइट वहां पर कम है। क्लियर? इस प्रोसेस में, क्योंकि जब बाहर थे तब जो प्यूपिल था वो सिकुड़ा हुआ था, ठीक, कॉन्ट्रैक्टेड था, जैसे ही रूम में घुसे अब आइरिस ने प्यूपिल को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। तो इस एक्सपेंशन में कुछ ना कुछ समय लग जाता है, इसी वजह से कुछ टाइम तक, कुछ सेकंड्स के लिए हमको रूम में एंटर करते ही दिखाई नहीं पड़ता है। सो यहां पर देखिए, इन ब्राइट सनलाइट आइरिस मेक्स द प्यूपिल टू बिकम स्मॉल। ब्राइट सनलाइट में आइरिस क्या करता है, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, so that only a small amount of light is able to enter the eye. When someone enters dim room, जब हम लोग किसी dim room में एंटर करते हैं, very little light is available to the eye. बहुत ही कम लाइट वहां पर होती है जो हम लोग की आईज के लिए अवेलेबल है। The iris then makes the pupil to gradually expand. अब आइरिस क्या करेगा, उस प्यूपिल को ग्रेजुअली एक्सपेंड कराने की प्यारे बच्चों कोशिश करेगा, ओपन अप टू अलाउ मोर लाइट टू एंटर द आई, ताकि हम लोग की जो आईज हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लाइट जो है वो एंटर कर सके। दिस प्रोसेस टेक्स सम टाइम, दैट इज व्हाई प्यूपिल टेक्स अ लिटिल टाइम टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द डिम लाइट। इसी वजह से जो प्यूपिल है उसको कुछ समय लगता है एक्सपैंड होने में डिम लाइट में। जब वो एंटर करता है तो कुछ समय के बाद हम लोग को फिर विजिबिलिटी क्लियर होना शुरू होती है और फिर हमको दिखाई पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ह्यूमन आई से रिलेटेड, जैसे फार पॉइंट, नियर पॉइंट और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो मैंने लिख दिया है आप लोगों के लिए। फार पॉइंट का मतलब देखो क्या होता है, कोई भी जो नॉर्मल आई होती है वो 25 सेंटीमीटर पर रखे हुए ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है क्लियरली, और इससे लेकर के पूरा इंफिनिटी तक रखे हुए ऑब्जेक्ट को वो देख सकती है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से भी पहले कोई ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए प्यारे बच्चों, तो वो बहुत क्लियर हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम लोग की एक नॉर्मल आई जो होती है ना, हम लोग की जो आंखें होती हैं, उसका एक रेंज है जिसमें वो ऑब्जेक्ट को देख पाएगा। ठीक, तो सबसे पास वो 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को देख पाता है और सबसे दूर इंफिनिटी तक एक नॉर्मल आंखें देख सकती है। ठीक, डिफेक्टेड आईज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल आईज की प्यारे बच्चों बात कर रहा हूं। तो फिलहाल फार पॉइंट की अगर मैं बात करूं, द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आई कैन सी क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। और अगर किसी नॉर्मल आई की हम बात करें तो वो फार पॉइंट प्यारे बच्चों कहां पर होता है, दैट इज एट इंफिनिटी। सो दैट विल बी एट इंफिनिटी। अब आते हैं दूसरा हमारा है नियर पॉइंट। सो नियर पॉइंट क्या है, द क्लोजेस्ट पॉइंट अप टू विच an eye can see clearly is called near point of the eye. The near point for a healthy normal eye of an adult lies about 25 centimeter from the eye. यानी कि सबसे पास हम 25 सेंटीमीटर तक देख पाते हैं और दूर हम इंफिनिटी तक देख सकते हैं अगर एक नॉर्मल आईज की बात करें प्यारे बच्चों तब। अगला जो कॉन्सेप्ट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। So it means the minimum distance up to which an eye can see clearly without any strain is called least distance of distinct vision, which is denoted by capital D. तो देखिए, वो मिनिमम डिस्टेंस जिस पर रखे हुए ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लियरली देख सकते हैं बिना अपनी आईज को स्ट्रेन किए हुए। मतलब नॉर्मली अगर हमारी आंखें हैं तो उस समय हम मिनिमम कितने डिस्टेंस पर देख पाते हैं। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज हेंस इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द आई एंड नियर पॉइंट। फॉर अ नॉर्मल आई ऑफ एन अडल्ट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज अबाउट 25 सेंटीमीटर। और प्यारे बच्चों, जैसे जैसे एज बढ़ती है ये जो लीस्ट डिस्टेंस
ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है ये 25 सेंटीमीटर से बढ़कर 30, 40, 50, 60 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। इसीलिए नॉर्मली ओल्ड एजेस में पास की चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं, लेकिन दूर की चीजें जो है वो उस समय हो सकता है दिख रही। क्लियर। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपको जब मैं आई का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने उस समय भी आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन के बारे में बताया था कि भाई हमारे ह्यूमन आई का वो पावर, वो कैपेसिटी जिसकी वजह से वो अपने आई लेंस के साइज को, उसके फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है, दैट इज नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब आइए जरा देखते हैं। अ नॉर्मल आई कैन सी distant as well as nearby object clearly. For a clear image, the image of an object must fall on the retina. Clear image बनने के लिए वो image कहां पर बननी चाहिए? That should be at retina. So for a person, the distance between the retina and the eye lens is fixed. यानी कि अगर हम लोग किसी भी इमेज की बात करें तो रेटिना और आई लेंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है, यानी जहां पर इमेज फॉर्म होना है, वो डिस्टेंस तो फिक्स है। So distance of the image V from the lens is fixed. भाई इमेज कहां बननी है? रेटिना पर। कौन बनाएगा? आई लेंस बनाएगा। तो आप सोचो, ये अगर मान लीजिए लेंस है, यहां पर ये लेंस है और ये है रेटिना, तो लेंस और रेटिना के बीच का ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, ये तो फिक्स हो गया। अब चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए लिखा है फॉर ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट डिस्टेंसेस द वैल्यू ऑफ u इज डिफरेंट, यानी कि u की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। सो टू गेट इमेज एट द सेम v द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस शुड बी डिफरेंट। देखो होता क्या है, अगर मैं यहां पर आपको समझाऊं तो अगर हम लोग एक ह्यूमन आई का एक डायग्राम, एक रफ में डायग्राम आपको मैं बना करके दिखाऊं तो आप चेक करिएगा, ये ह्यूमन आई का लेंस है, ठीक। ये जो पीछे वाली ये जो स्क्रीन है प्यारे बच्चों, यही स्क्रीन जो आपकी है वो रेटिना कहलाती है। ये जो स्क्रीन है, एक मिनट, ये जो स्क्रीन है प्यारे बच्चों, यही स्क्रीन आप समझ लीजिए, दिस इज नोन एज रेटिना। और ये हमारा है आई लेंस, ठीक, ये आई लेंस है। अब अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां पर है तो यहां से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी और आई लेंस कन्वर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करेगा? ये लाइट रेज को सीधे सीधे रेटिना पर लेकर जाएगा और यहां पर उसकी एक इमेज फॉर्म करा देगा, ठीक। सिमिलरली अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए आपका यहां पर होगा ओ डैश पोजीशन पर, तो यहां से लाइट रेज आएंगी लाइक दिस, और ये इन लाइट रेज को भी क्या करेगा? इसी रेटिना पर कहीं ले जाएगा। मान लीजिए यहां पर ले गया, यहां पर इमेज बनवा देगा, ठीक है ना। तो फाइनली आप समझिए, बार बार जो इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज का जो डिस्टेंस है बच्चों लेंस से, दैट डिस्टेंस v इज फिक्स्ड हियर। v तो फिक्स है, बट ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। यहां पर देखो ऑब्जेक्ट u था और अभी जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो पहले से थोड़ा ज्यादा है, लेट अस सपोज वो u डैश। क्लियर। लेंस के लिए, किसी भी लेंस के लिए अगर मैं फॉर्मूला यूज करता हूं प्यारे बच्चों, तो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें ये v तो कांस्टेंट है, v तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन प्यारे बच्चों u चेंज हो रहा है, दैट u इज वेरिएबल। ये u हमारा कैसा है? दैट u इज वेरिएबल। और अगर u वेरिएबल होगा तो आप चेक करिए जो f होगा दैट विल बी आल्सो वेरिएबल, ठीक। तो यही आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने का काम कौन करता है? सिलियरी मसल्स करती हैं, और इसी पावर को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई। तो देखिए लिखा है the focal length of the lens should be different. The eye can focus the images of all objects distant or nearby at the same place, that is retina, by changing focal length of the lens. The eye lens can change its focal length by changing its thickness. आई लेंस अपनी थिकनेस को चेंज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जो सिलियरी मसल्स होती है ना,
जो लेंस को होल्ड करने का काम करती हैं प्यारे बच्चों, उसी की मदद से आई लेंस के साइज को ये घटा और बढ़ा सकता है। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच आई लेंस इज एबल टू चेंज इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई। इसी को प्यारे बच्चों पावर ऑफ एकोमोडेशन भी हम लोग कहते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई को आइए डायग्राम से थोड़ा सा आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए कोई दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, ठीक, यहाँ कहीं पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेज जाएगी और रेटिना पर बनेगी। या मान लो इन्फिनिटी पर रखा होगा, अगर इन्फिनिटी पर रखा होगा तो यही लाइट रेज आपको पता है कि इस तरीके से पैरेलल आएंगी। अब पैरेलल आने वाली लाइट रेज को भी वो उसी पॉइंट पर रेटिना पर कन्वर्ट करेगा, यहाँ पर कन्वर्ज करेगा। क्लियर? तो ये जो डिस्टेंस है यही आपकी इमेज की डिस्टेंस है, और यही यहाँ पर अगर देखा जाए तो फोकल लेंथ भी हो गया। यही क्या हो गया? दैट इज फोकल लेंथ आल्सो, क्योंकि पैरेलल आने वाली लाइट रेज तो फोकस पर कन्वर्ज होती है प्यारे बच्चों, सो दैट विल बिकम फोकल लेंथ आल्सो। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। When the eye is focused on distant object, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर हमारा इंफिनिटी पर हो, the ciliary muscle is fully relaxed। जब ऑब्जेक्ट दूर होता है तो हमारी जो सिलियरी मसल्स हैं वो टोटली रिलैक्स्ड होती हैं। When ciliary muscle is in relaxed state, the thickness of the lens is minimum। उस कंडीशन में लेंस का जो थिकनेस है वो मिनिमम है, and focal length becomes maximum। क्योंकि यहां पर देखिए, अगर ये लेंस ऐसा है, पतला सा लेंस रखा हुआ है, तो इसकी जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, वो थिकनेस इसकी मिनिमम है, लेकिन इसका ये जो फोकल लेंथ है वो मैक्सिमम है। दैट फोकल लेंथ विल बी मैक्सिमम। ठीक, उसको पूरा का पूरा स्पेस मिल रहा है इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन रेटिना एंड द आई लेंस। तो रेटिना और आई लेंस के बीच का ये जो डिस्टेंस है प्यारे बच्चों, यही डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। ठीक, तो ये फोकल लेंथ की वैल्यू यहां पर ज्यादा है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड ऑन द रेटिना एंड द ऑब्जेक्ट इज सीन क्लियरली। तो दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट के केस में प्यारे बच्चों ये सीन होगा कि ऑब्जेक्ट अगर दूर रखा हुआ है तो हमारा जो आई लेंस है वो टोटली रिलैक्स्ड है, उसमें किसी भी तरीके का प्रेशर नहीं पड़ रहा है, उसमें कोई स्ट्रेन नहीं है, फोकल लेंथ मैक्सिमम है और आई बॉल का जो साइज है वो कम है। लेकिन अगर यहीं पर ऑब्जेक्ट हम लोग देखें किसी पास के पॉइंट पर रखा होगा, तब ये लेंस क्या करेगा? अपने आप को ऐसे एक्सपैंड कराएगा, अपने आप को एक्सपैंड कराएगा। जब लेंस एक्सपैंड होगा प्यारे बच्चों, तो इसका ये जो फोकल लेंथ है देखिए वो इस बार कम हो जाएगा, और इस बार फोकल लेंथ केवल फिर इतना बचा। ठीक, पिछली बार आप चेक करिएगा, पिछली बार आप चेक करिएगा फोकल लेंथ ये पूरा था, ठीक, लेकिन इस बार आप चेक करिए फोकल लेंथ जो है वो कंपैरेटिवली छोटा हो गया है, कम हो गया है। सो व्हेन द आई इज फोकस्ड ऑन अ नियर बाय ऑब्जेक्ट द सिलियरी मसल्स गेट स्ट्रेन्ड, यानी कि वो सिलियरी मसल्स पर एक प्रेशर पड़ता है। टेंशन इन द सिलियरी मसल डिक्रीजेस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड स्लाइटली इंक्रीजेस इट्स थिकनेस। उसकी थिकनेस को बढ़ाएगा, फोकल लेंथ को हल्का सा कम करेगा, इन सच अ वे दैट image is formed on the retina, hence the eye focus on the nearby object by tensing the ciliary muscles. These adjustments in the focal length of the eye lens takes place so fast that we do not realize any such change. ये काम इतना फास्ट होता है प्यारे बच्चों कि हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते कि कब फोकल लेंथ बढ़ा और कब फोकल लेंथ घटा। तो पास की चीज के लिए, पास की चीज को अगर देखना है तो सिलियरी मसल्स पर एक दबाव पड़ेगा और वो अपने आई लेंस को क्या करेगा? एक्सपैंड कराएगा, फोकल लेंथ को रिड्यूस कराएगा। लेकिन अगर दूर रखा हुआ ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होती हैं, आई लेंस अपनी नॉर्मल शेप में होता है और फोकल लेंथ जो है उस कंडीशन में मैक्सिमम होता है प्यारे बच्चों। What is mean by the limit of accommodation? ये limit of accommodation आखिर क्या है? तो देखिए limit of accommodation का मतलब the eye can accommodate only up to a certain limit. Normal eye can accommodate up to least distance of distinct vision, यानी 25 centimeter for a healthy adult. The objects which are very close to the eye produce blurred image. अगर हम 25 सेंटीमीटर से भी पहले ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसकी जो इमेज फॉर्म होगी that will be a blurred image. Hence, a normal eye can accommodate objects lying between infinity to least distance of distinct vision. तो एक नॉर्मल आंख जो है उसके लिए रेंज ऑफ विजन जो होता है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर प्यारे बच्चों इनफाइनाइट
डिस्टेंस तक होता है। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन? देखिए, द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ओवर विच द आई कैन सी क्लियरली इज इट्स रेंज ऑफ विजन। द नॉर्मल ह्यूमन आई कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली which lie between infinity and least distance of distinct vision. So the range of vision for a normal healthy human eye is from infinity to least distance of distinct vision, that is 25 centimeter for a normal eye. Clear? अब आते हैं अपने आखिरी टॉपिक पर, that is what is meant by persistence of vision. प्यारे बच्चों, persistence of vision का मतलब क्या होता है? देखो, ह्यूमन आई जिस भी चीज की इमेज बनाती है, वो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट सामने से हटा तो इमेज भी तुरंत रेटिना से हट जाए, ऐसा नहीं होता। वो इमेज वहां पर 1/16 सेकेंड्स तक रिटेन करती है। मतलब अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा और फिर तुरंत दूसरा कोई ऑब्जेक्ट आया, तो पहले ऑब्जेक्ट की जो इमेज रेटिना पर बनी थी वो 1/16 सेकेंड्स तक वहां पर बनी रहती है। सो द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई इज नॉट परमानेंट, यानी कि रेटिना पर जो इमेज बनी है वो परमानेंट नहीं है। इट ऑल्सो डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव्ड और वी हैव स्टॉप्ड सीइंग दैट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को देखना शुरू करते हो तो ऐसा नहीं है कि वो तुरंत वहां से इमेज जो है वो हट जाए। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना परसिस्ट फॉर 1/16 of a second, यानी कि 1/16 सेकेंड तक वो इमेज वहां पर बनी रहती है, इवन आफ्टर we have stopped looking at that object. The ability of the eye to retain the image or sensation caused by the light coming from the object for about 1/16 of a second even after we have stopped seeing the object is called persistence of vision. तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको persistence of vision समझ में आया होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद भी 1/16 यानी 1/16 सेकेंड्स तक उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर रिटेन रहती है, मतलब कि वो इमेज प्यारे बच्चों बनी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट आपकी आंखों के सामने से जैसे ही गया तुरंत उसकी इमेज गायब हो गई। इसी प्रॉपर्टी को प्यारे बच्चों, इसी कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो आई होप आपको ह्यूमन आई क्या है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं और उसमें कौन कौन सी कैपेसिटीज हैं, कौन कौन सा पावर है, उसका परसिस्टेंस क्या है, एकोमोडेशन क्या है, आई होप प्यारे बच्चों वो सारी चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें मैं आपसे ह्यूमन आई में होने वाले डिफेक्ट्स की बात करूंगा और उसके करेक्शन की भी बात करूंगा। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।